चाहूँगा जो साहब आप भी कुछ इसमें और आप जी अर्शद आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट रेस किया। अब इधर काने वाली साइड पे या शेखुपुरा वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे अब हमें कोई 8-8 10-10 एकड़ की ज़मीन लेते हैं लोग, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई सिटीज़न वहाँ पे जाता है विज़िट करने, तो वो पता चल जाता है कि ये म्यूनसिपल कमेटी के या फिर TMO अगर उस शहर में है TMO के, या फिर अगर LDA है तो LDA के जो रूल्स हैं उनको ही फुलफिल नहीं कर रही है सोसाइटी, तो हम क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो पता चल जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ के ऊपर जो है फिर ना, जैसा कि आपने बुशरा सवाल किया था कि प्रेशर ग्रुप्स या फिर कोई कब्ज़ा ग्रुप जो है वो बिल्कुल हैं, ऐसे ग्रुप जो है वो जो जिनकी नज़र होती है कि फ़लाँ जगह कोई प्लॉट पड़ा है और वो फिर प्रॉपर्टी उस पटवार खाने से जाके चेक करते हैं कि इसके जो वारसान कौन है, और उसके बाद जो है वो फिर पूरे तरीके के साथ जो है वो वहाँ पर हमने देखा है कि जाली जो है वो उसकी दस्तावेज़ात भी तैयार करवाते हैं और फिर उसके ऊपर कब्ज़ा भी कर लेते हैं। ये ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ाल हैं। तो लिहाजा इस तरह के ग्रुप से जो है वो बचने के लिए हमें चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी की हफाजत के लिए कोई ना कोई वहाँ पर बोर्ड लगा दें ताकि कोई इस तरह का ना बने। हमने अक्सर देखा है जब प्रॉपर्टी का केस फाइल होता है, तो प्रॉपर्टी का जब केस फाइल हो जाता है, इन ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे माफियाज की वजह से जो ऑथेंटिक सोसाइटीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हैं सोसाइटीज़ में और डिलीवर करती हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट सेव करती हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना फायदा होता है, जी बिल्कुल, देखें। लेकिन उनका नाम भी फिर खराब कर दिया जाता है ऐसे जालसाजों की वजह से। अब जैसे बात करें हम पार्क व्यू सिटी सोसाइटी जो है, अब आप देखिए ये कितनी जेन्युइन है और कितने लोगों के घर बसे हुए उसमें और कितने लोग जेन्युइनली हैप्पीली रह रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटीज का ब्लॉक ही लगा है। हम तो नाज़रीन को बल्कि वी वुड अप्रिशिएट दिस आइडिया कि आप पार्क व्यू जैसी सोसाइटीज और बाकी ऑथेंटिक सोसाइटीज में जरूर इन्वेस्टमेंट करें। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह अर्शद साहब ने कहा ना प्रेशर ग्रुप, उस प्रेशर ग्रुप के अंदर आपके बहुत से स्टेट के जो मशीनरी है ना वो भी इन्वॉल्व होती है जी। आम तौर पे होता है इस तरह के थंब इम्प्रेशंस को नादरा से निकलवा के जो है ना वो स्टैम्प पेपर्स पे लगवाया जाता है, ठीक है। तो इस सब आपने बहुत बेहतरीन पॉइंट रेज किया कि सिस्टम इसके अंदर मुलव्वस होता है तो तभी, क्योंकि मैं चॉइस साहब आपसे भी कहूँगा कि ये बताएं कि ऐसी सोसाइटीज़ जो कि प्रॉपर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती LDA की जानिब से या दूसरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं कवानीन, उनको अप्रूवल कैसे मिल जाता है? एक्चुअली अप्रूवल उनको जो अदारों में बैठे हुए ब्लैक फार्म लोग हैं ना वो देते हैं, ठीक। तो इनको रोकने के लिए कोई भी कुछ करता नहीं है जब तक उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है, उनमें से कोई रिटायर्ड हो चुका होता है। मतलब ये मामला चलता रहता है, ये चलता रहता है। तो ये बताइए मुझे, जब हम बात करते हैं अगर किसी आम इंसान ने, शहरी ने कोई ज़मीन या प्लॉट या घर लिया लेकिन फ्रॉड हो जाता है, एग्रीमेंट के मुताबिक वो सर्टेन कंडीशंस नहीं बनती, आप समझ लें कि वो ज़मीन पर ऑलरेडी किसी और के नाम की थी, किसी ने बीच में आके एज ए मीडिएटर बेच दी अपने नाम पे, तो फ्रॉड के केस में क्या पाकिस्तान के कवानीन है जो कि एक आम शहरी काउंटर अटैक कर सकता है थ्रू The certain laws of Pakistan? एक तो है कि फौजदारी तरफ पे आप उसके साथ फ्रॉड हुआ तो 420 है, आपके साथ किसी ने जाली डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, करके दिखा दिया आपको और उसने इस्तेमाल कर दिया तो 461-71 है, एक तरफ तो वो है। दूसरी तरफ आप किसी को पैसे दे बैठे हैं फ्रॉड में और पता चला कि ये मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया, प्रॉपर्टी तो इसकी थी नहीं, और आप क्रिमिनल लिटिगेशन में नहीं जाना चाहते तो आप उसके खिलाफ रिकवरी का सूट कर सकते हैं, तो आप अपने पैसे क्लेम कर सकते हैं और ऊपर उनके जो इंटरेस्ट है टिल डिसीजन जो बनेगा वो आप डिमांड करेंगे कि डिक्री किया जाए। तो ये साहब से इसमें जो जानना चाहेंगे कोई साहब आप बताइएगा कि जो चॉइस साहब ने बात की क्रिमिनल लिटिगेशन की, जो इसमें पीनल कोड की सज़ाएं हैं, उस हवाले से किस हद तक सज़ाएं पाकिस्तान में मौजूद हैं ऐसे लोगों के लिए जो कब्ज़ा माफिया है? सज़ाएं तो डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन प्रोसेस इतना लेंथी हो जाता है कि लोग जो है वो केस को प्रूव करते क्रिमिनल लिटिगेशन में भी डिले देखा जाता है, काफ़ी डिले हो जाता है उसमें। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जब इन्वेस्टिगेट मामले को करती हैं तो वहाँ पे ऐसी डेफिशिएंसी छोड़ देती हैं कि वो एग्रीड बंदे को बजाय इसके कि उसका फ़ायदा करें रिलीफ मिले, वो डिले में टैक्टिक्स में आ जाता है।
जो अक्यूज होता है, मुलजम होता है, उसे वो चीज़ें फ़ायदा दे जाती हैं। और फिर 5 साल 7 साल के बाद वो डेफिशिएंसीज की वजह से वो बच जाते हैं। तो साहब ये बताइएगा कि जब हम किसी से अगर एग्रीमेंट टू सेल करते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, तो इस दौरान ये में क्योंकि कुछ शराइत होती हैं, जैसे आप पहले बयानामा करते हैं और उसके बाद आप पे सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपने फुलफ़िल करनी होती हैं, किस तारीख को आपने बकाया पैसे देने हैं और पोजेसन लेना है। तो प्रॉपर्टी लेते वक्त क्या आपको सबसे पहले पोजेसन क्लेम करना चाहिए जब आप बयाना करते हैं, या फिर आप पूरी जब एग्रीमेंट को फुलफ़िल करते हैं तो उसके बाद ही आपको 50% अमाउंट पे या कुछ जो भी शराइत होती है? एक्चुअली ये होता है कि 50% शराइत पे तो पोजेसन नहीं दिया जाता, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है ना, ओनर कहता है कि मुझे पूरी की पूरी अमाउंट मिल जाए तो मैं तभी पोजेसन दूँ। राइट। अब एग्रीमेंट करते वक्त ये होता है कि इन बिटवीन हम देख लेते हैं कि पोजेसन इसका है, डॉक्यूमेंट इसके है, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेता है अगर परचेज़र एक्टिव है तो, ब्लाइंडली नहीं ख़रीद रहा उसको। तो दूसरी बात यह है कि एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन अगर कोई फिलफिल नहीं करता, परचेज़र टाइम पे नहीं करता, तो जो सेलर है वो उसको नोटिस दे सकता है कि भाई आप टाइम पे नहीं कर सके और मेरा ये लॉस हो गया। ठीक। और दूसरी तरफ अगर परचेज़र तो टाइम पे करने को तैयार है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करके पोजेसन भी ले सकता है। और अब तो उन्होंने कहा है कि जी परचेज़र अगर इंटरेस्टेड है तो पूरी अमाउंट वो पहली डेट पे कोर्ट कह देती है, जी ठीक है प्रॉपर्टी पे स्टे दे देते हैं, आप पूरी अमाउंट जमा करवा दें कोर्ट में। ठीक। तो ये हो जाता है। तो ये कितनी देर का प्रोसेस है? प्रोसेस तो वैसे सिविल कोर्ट्स में तो बहुत लंबा हो गया है, मतलब जायदाद के जो मसले होते हैं वो ज़्यादा जल्दी हल नहीं, ज़्यादा जल्दी है। उन्होंने जिसका कोड किया था 1 लाख से ज़ायद केसेस जो है बैकलॉग में भरे हुए हैं, टेक्निकल जो है ना वो। ठीक। इसी के साथ हमें कॉलर ऐड करेंगे और फिर मैं आपको भी आपकी स्टेटमेंट भी हम लेंगे, ऐड करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरा सवाल ये है, बल्कि मेरा केस ये है कि हमने एक प्लॉट लिया था हमारे घर के पास ही, लेकिन जिनसे हमने प्लॉट लिया वो फ्रॉड था जिनसे लिया, और रजिस्ट्री वगैरह भी जो थी वो नकली थी, हमें पता नहीं चला। अब जो है जिनका प्लॉट था एक्चुअली में उन्होंने आके कब्जा कर लिया और हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, इवन रजिस्ट्री भी नकली है वो भी वो ले चुके हैं। तो अब वो धमका भी रहे हैं कि आपका प्लॉट नहीं है, यहाँ से जाएं। जब भी हम बात करने जाते हैं तो वो एक तरह से मुकम्मल कब्जा हो गया और हमारे पैसे भी जा चुके हैं। तो एक तो पर्चा कौन सा होगा, किस तरह से हम पर्चा कटवाएं, क्योंकि अब वो हमें धमका भी रहे हैं और धमकियाँ भी दे रहे हैं। तो हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा सिंपल किया, तो हमें नहीं पता कि हम किस तरह से इस चीज को प्रोसीड करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। फ्रॉड का बनता है मेरे ख्याल से इस पे। जी एक्चुअली तो अगर इनका टाइटल डॉक्यूमेंट में डिस्प्यूट था, जो इन्होंने परचेज किया कोई नक्स था, तो जो टाइटल डॉक्यूमेंट की फेट होगी, डिसाइड होगी, वो आगे उसी पे डिपेंड होगा, जिसको हम लिस्ट पेंडेंस भी कहते हैं। ठीक। कि अगर पहला डॉक्यूमेंट जाली था तो बोनाफाइडी परचेजर जो है ना, वो जो पहले डॉक्यूमेंट की फेट होगी, अगर वो जाली था तो बोनाफाइडी परचेजर उससे पहले से पैसे तो अपने क्लेम कर सकता है, लेकिन वो फेक डॉक्यूमेंट की बेस पर वो प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता। ठीक ठीक ठीक। लेकिन काजी साहब मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो जिस पार्टी ने अब आकर कब्जा किया उसको भी पार्टी बनाकर केस किया जा सकता है? जी डेफिनेटली उसे पार्टी बनाना पड़ेगा, उसके बगैर जो है वो फिर पोजीशन को जो है वो वापस लेना। तो इसमें क्या क्रिमिनल लिटिगेशन आएगी या फिर सिविल लिटिगेशन में जाना पड़ेगा? दोनों ऑप्शन हैं कि आप एट ए टाइम दोनों भी कर सकते हैं, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं और फिर सिविल सूट एट द सेम टाइम आप दोनों लिटिगेशन में जा सकते हैं। जी ऐड करना चाहूँगा, देखें जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, वो ये कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी भी है और किसी का कब्जा है तो आप डायरेक्ट जाके कब्जा नहीं ले सकते, जिसमें कॉलर का सवाल था। फिर भी आपको जो है वो सेक्शन 9 आई थिंक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके तहत आपको सूट फॉर पोजेशन जो है वो फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इस सिचुएशन में है आपको फौरन जो है ना वो कोर्ट से भी रुजू करना चाहिए और पुलिस अथॉरिटी से भी रुजू करना चाहिए, और उसके अंदर जो है ना वो इस चीज़ को क्लेम लाना चाहिए कि जी आपके पोजेशन में थी, आपसे पोजेशन जो है वो छीना गया, जो इन इटसेल्फ कल्पेबल। अच्छा, ये पॉसिबल है कि आपको रिकवरी यहाँ से मिल जाए? बिल्कुल चांसेस होते हैं। बिल्कुल रिकवरी के, देखें रिकवरी के चांसेस के अंदर ना एक बड़ी अहम चीज़ होती है,
एक चीज है डिक्री, कोर्ट का जजमेंट पास करके डिक्री कर देना जी कि आप इतने अमाउंट के लिए इंटाइटल्ड हैं। अब दूसरी चीज आ जाती है रिकवरी। अब उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन या इजरा। बिल्कुल। अब इजरा के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस हैं जी जी। पहली ऑप्शन ये है कि आप उसके वारंट गिरफ्तारी निकलवा के उसे गिरफ्तार करवा दें, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उसका कोई एसेट ट्रेस करके कोर्ट को दे दें, या फिर ऑर्डर 21 रूल 41 की एप्लीकेशन फाइल करें, जो डिग्री होल्डर जो है ना वो फाइल कर सकता है कि किसी भी मिसाल के तौर पे FBI है या कोई भी सरकारी इदारा जिसके पास अगर कोई भी उस शख्स का जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है जी जी जो है जजमेंट डेटर जिसे हम कहते हैं, अगर उससे उसका कोई एसेट मौजूद है तो वो इन्फॉर्मेशन कोर्ट को आके दे सकते हैं अंडर ऑर्डर 21 रूल 41 ऑफ CPC। सही। इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है कि नैब हमारा जो इदारा है सोसाइटीज़ के हवाले से नैब बहुत एक्टिव है। मैंने खुद देखा है कि एहतसाब अदालतों में बहुत सी प्राइवेट सोसाइटीज़ के खिलाफ जब केस आए तो फिर उन सोसाइटियों ने ना कईयों को रिकवरी दी, उनकी अमाउंट वापस की, और कईयों को उन्होंने बकायदा प्लॉट भी दिए। काफी सारे लोग हैं जो इन्हीं नैब के केसेस के अंदर अपनी रिकवरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज उसमें ऐड कर दूं इंडियन सोसाइटी वाला जो मामला है वो चल रहा है। मैं अब चेयरमैन नैब की हदायत के ऊपर हर महीने की आखिरी जुमेरात जो होती है DG नैब जो है वो यहाँ पर खुद लाहौर में बैठकर कंप्लेंट सुनते हैं। ना सिर्फ कंप्लेंट सुनते हैं, मौके के ऊपर जो है वो बाकायदा अहकामात भी जारी करते हैं। और जिन जिन सोसाइटीज़ के लोगों को हमारे प्रोग्राम के ज़रिए जो है जिन तक आवाज़ जा रही है, वो स्पेशली जिनको किसी सोसाइटी के मतलब कोई इशू है तो DG नैब खुद जो है वो बाकायदा हर माह की जुमेरात जो आखिरी जुमेरात होती है वो बैठ कर लाहौर ऑफिस में कंप्लेंट सुनते हैं और मौके के ऊपर जो है वो अहकामात भी जारी करते हैं। और ये नैब का जब नोटिस जाता है सोसाइटी से उसका बड़ा इम्पेक्ट पड़ता है। तो लिहाजा इस हवाले से नैब जो है वो अपना अब काम शुरू कर दिया है। और मैंने खुद देखा है एहतसाब अदालत में लोगों को प्लॉट मिले हैं, लोगों को वो जो तरीक़ेकार है शायद हो सकता है कई लोगों को ना मिले हों, लेकिन यह है कि मैंने ज़्यादातर मोस्टली देखा है कि नैब ने जो है वो बाकायदा जब केस फाइल होता है, रेफरेंस उस सोसाइटी के खिलाफ फाइल होता है, तो उस सोसाइटी वाले बाकायदा या फिर रिकवरी देते हैं या फिर जो है वो प्लॉट देते हैं। ठीक ठीक। इसी के